गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है फूड एब्जॉर्प्शन, पचित भोजन का अवशोषण। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन का, ये बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी के फर्स्ट पेपर एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है। तो डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में, पचित भोजन के अवशोषण के बारे में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, आहार नाल में जब पाचन कंप्लीट हो जाता है तो फाइनली प्रोटीन एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वसा अम्ल में कन्वर्ट हो जाती हैं और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज जैसे मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब पाचन के बाद इन सरल कार्बनिक यौगिकों का अवशोषण आहार नाल के द्वारा किया जाता है। तो एक डिस्कशन आज पढ़ेंगे कि आहार नाल के द्वारा ये अवशोषण की क्रिया किस प्रकार होती है और आहार नाल के कौन से भागों में ये अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा स्टमक, आमाशय में अवशोषण की क्रिया के बारे में। जो स्टमक है, आमाशय है, वहां पर एक तो कुछ मात्रा में जल का अवशोषण होता है, एक दूसरा स्टमक में अल्कोहल और कुछ ड्रग्स हैं, इनके अवशोषण की क्रिया होती है। तो समराइज फॉर्म में बात करें तो स्टमक में वाटर, अल्कोहल और कुछ ड्रग्स हैं, इनके एब्जॉर्प्शन, अवशोषण की प्रोसेस होती है। लेकिन आहार नाल में जो अवशोषण या एब्जॉर्प्शन की मेन साइट जो है वो इलियम, इट इज ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अवशोषण मुख्य रूप से इलियम में, जो छोटी आंत का एक भाग है, वहां पर होती है। अब बात यह है कि जब इलियम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, अधिकतम अवशोषण की क्रिया होती है, तो वहां
क्या ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं, क्या ऐसा अरेंजमेंट है कि इलियम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, अधिकतम अवशोषण का काम हो पाता है? तो जब हम इलियम की स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या देखते हैं वहां पर कि इलियम में ब्रश बॉर्डर, ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। खूब सारे विलाई हैं, खूब सारे माइक्रोविलाई हैं। तो इलियम में ये माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस शो करते हैं और इसी ब्रश बॉर्डर की प्रेजेंस के कारण इलियम में अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के लिए, अवशोषण की क्रिया के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है और मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस इलियम में हो पाती है। तो जो अधिकतम अवशोषण है वो इलियम में हो रहा है और इसके लिए इलियम में ब्रश बॉर्डर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और वो स्ट्रक्चर इस अब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करती है, हेल्प करती है। ओके, तो अब स्टार्ट करेंगे। इलियम में पचित भोजन के अवशोषण की क्रिया कैसे होगी? तो हमने सिंपली इसे 3 भागों में बांट दिया। पहले मोनोसैकेराइड का एब्जॉर्प्शन, यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये 3 मोनोसैकेराइड हैं। पहले पार्ट में हम इन मोनोसैकेराइड के अवशोषण के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकंड पार्ट में हम एमिनो एसिड्स, कुछ पेप्टाइड्स भी हो सकते हैं, तो दूसरे पार्ट में पेप्टाइड्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, इनके एब्जॉर्प्शन या अवशोषण की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट पार्ट हम फैटी एसिड, जो वसा अम्ल है, मोनोग्लिसराइड्स हैं, इनके अवशोषण के बारे में डिस्कस करेंगे। और फाइनली एक छोटा सा डिस्कशन वाटर, जल के अवशोषण या एब्जॉर्प्शन के बारे में होगा। ओके, तो शुरू करते हैं मोनोसैकेराइड के एब्जॉर्प्शन से। या मैंने एक डायग्राम बनाया, पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल का ल्यूमन वाला पार्ट है जहां फूड मूव कर रहा है, और ये जो पार्ट मैंने दिखाया है ये पार्ट इलियम का है। इज दैट क्लियर? तो ये इलियम जो पार्ट है उसकी एक एपिथीलियल सेल है, ये ल्यूमन, और इधर कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। क्लियर? उस कैपिलरीज में ब्लड है। तो करना क्या है, इलियम के ल्यूमन वाले पार्ट में डाइजेशन के बाद मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट है। ग्लूकोज हो सकता है, फ्रुक्टोज हो सकता है, गैलेक्टोज हो सकता है। करेंगे क्या, ल्यूमन से ये मोनोसैकेराइड्स पहले तो आएंगे एपिथीलियल सेल्स में, एंड देन एपिथीलियल सेल्स से फिर ये एंटर करेंगे ब्लड में। तब इन मोनोसैकेराइड का एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाएगा।
यहां तक ठीक। ये एपिथेलियल सेल है, ये इसकी एपिकल मेम्ब्रेन है, यानी जो ल्यूमन की ओर है, और ये इस एपिथेलियल सेल की ये वाली और ये वाली, ये बेसोलैटरल मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहां तक ओके, समझते हैं। पहली मैं बात करूंगा फ्रक्टोज के एब्जॉर्प्शन की, फ्रक्टोज के अवशोषण की। तो ध्यान रखना, फ्रक्टोज का अवशोषण फैसिलेटेड डिफ्यूजन, हिंदी में जिसे सुकर्ण विसरण, सुसाध्य विसरण कहा जाता है, उस मैकेनिज्म के द्वारा फ्रक्टोज के अवशोषण की क्रिया इलियम में होती है। तो फ्रक्टोज का हमने डिस्कस किया, कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, फैसिलेटेड डिफ्यूजन, सुसाध्य विसरण, जिसमें क्या होता है, एक ये कैरियर प्रोटीन होगा, वाहक प्रोटीन। इस वाहक प्रोटीन की सहायता से फ्रक्टोज के अवशोषण की क्रिया होगी। इसका नाम है SGLT5। पूरा नाम क्या है, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर। तो इस कैरियर प्रोटीन की हेल्प से फ्रक्टोज के अवशोषण की क्रिया इलियम में होती है। तो तरीका था फैसिलेटेड डिफ्यूजन, सुसाध्य विसरण की बात हमने की, और फ्रक्टोज ल्यूमन से एपिथेलियल सेल में एंटर करेगा एंड देन ब्लड में एंटर हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज का अवशोषण सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द्वितीयक सक्रिय परिवहन की क्रिया द्वारा होता है, और ये सिम्पोर्ट सोडियम के साथ ग्लूकोज के अवशोषण की क्रिया होती है। तो यहां पर SGLT1 है, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर नंबर 1, यानी ग्लूकोज सोडियम के साथ ल्यूमन से एपिथेलियल सेल में एंटर करेगा, और ग्लूकोज के अवशोषण की ये जो क्रिया है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द्वितीयक सक्रिय परिवहन का उदाहरण है। अब ये क्या है, मैं थोड़ा समझूं कि जो बेसोलैटरल मेम्ब्रेन है एपिथेलियल सेल की, ये वाली, वहां पर सोडियम पोटेशियम ATPase पंप होता है, बनाया हमने यहां पर, जो क्या करता है, 3 सोडियम को एपिथेलियल सेल से बाहर ब्लड की ओर ट्रांसफर करेगा, और ब्लड से उसी समय 2 पोटेशियम आयन को एपिथेलियल सेल में एंटर करेगा। ये काम पूरा ATP डिपेंडेंट हो रहा है, यहां तक ठीक। एनर्जी काम में आई तो सोडियम एपिथेलियल सेल से ट्रांसफर होकर कहां चले गए, ब्लड में। हुआ क्या, एपिथेलियल सेल में अब सोडियम की हो गई कमी, तो कमी हो गई तो सोडियम ल्यूमन से अब एपिथेलियल सेल में एंटर कर सकता है, लेकिन यहां पर जो ट्रांसपोर्टर है वो सिम्पोर्टर है, सोडियम के साथ ग्लूकोज के लिए भी है। तो जब सोडियम ल्यूमन से सेल में एंटर करेगा तो साथ में ग्लूकोज भी ल्यूमन से एंटर कर जाएगा सेल के अंदर। तो ये जो इस तरह की क्रिया थी कि यहां एनर्जी काम में आई, उसके कारण एक ग्रेडियंट बना, सोडियम अंदर आया, साथ में ग्लूकोज भी अंदर आ गया। ये एग्जाम्पल है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का।
ऐसा ही सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट गैलेक्टोज के लिए भी है। सोडियम के साथ गैलेक्टोज भी ल्यूमन से एपिथेलियल सेल में एंटर कर सकती है। तो ये डायग्राम हमें समझाता है कि जो इलियम है उसकी एपिथेलियल सेल में फ्रक्टोज के अवशोषण के लिए सुकरण सुसाध्य विसरण की व्यवस्था है, जबकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज के लिए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वितीयक सक्रिय परिवहन की व्यवस्था है। और यहां पर SGLT सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है। SGLT5 फ्रक्टोज के लिए है, SGLT1 ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अवशोषण के लिए होते हैं। फिर ल्यूमन से ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हैं, GLUT2 ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर हैं, गैलेक्टोज के ट्रांसपोर्टर हैं। इनकी सहायता से सेल से ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज ब्लड में एंटर कर जाएंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार इलियम में मोनोसैकेराइड के एब्जॉर्प्शन अवशोषण की क्रिया होती है और कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं वो भी आपको समझ में आया। अब बात करेंगे एमिनो एसिड्स की। तो जो एमिनो एसिड्स हैं, प्रोटीन के डाइजेशन के बाद फाइनली एमिनो एसिड्स बनते हैं। तो जिस तरीके से इलियम में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हुआ था सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वैसे ही इलियम में एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन भी किसके साथ होगा? सोडियम के साथ। मैकेनिज्म भी वही रहेगा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो द्वितीयक सक्रिय परिवहन द्वारा छोटी आंत में इलियम में एमिनो अम्लों का पुनरावशोषण सोडियम के साथ होता है। तो इसके लिए वहां ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर पेप्टाइड्स हैं, कई बार कुछ पेप्टाइड्स हैं, उनका भी एब्जॉर्प्शन होगा। तो पेप्टाइड का अवशोषण फैसिलेटेड डिफ्यूजन सुकरण विसरण की क्रिया द्वारा होगा। तो ये डिस्कस किया हमने एमिनो एसिड्स के बारे में। तो एमिनो एसिड्स का अब्जॉर्प्शन द्वितीयक सक्रिय परिवहन द्वारा सोडियम के साथ होगा, जबकि पेप्टाइड्स हैं, अगर डाइपेप्टाइड्स हो गए, ट्राइपेप्टाइड्स हो गए, तो उन पेप्टाइड्स का, डाई एंड ट्राइपेप्टाइड्स का एब्जॉर्प्शन फैसिलेटेड डिफ्यूजन सुसाध्य विसरण की क्रिया द्वारा होगा। अब बात करते हैं फैटी एसिड्स की या मोनोग्लिसराइड्स की, कि वसा के पाचन के बाद फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स निर्मित होते हैं। इन मोनोग्लिसराइड्स का और फैटी एसिड्स का एब्जॉर्प्शन थोड़ा डिफरेंट है। डिस्कस करेंगे कि इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो जो मोनोग्लिसराइड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, वो पहले बाइल सॉल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टार्कोलेट, इन बाइल सॉल्ट के साथ मोनोग्लिसराइड इंटरेक्ट करता है और वो बनाता है मिसेल। तो एक मिसेल स्ट्रक्चर बनी। तो जब तक मिसेल फॉर्मेशन नहीं होगा, फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड का अफेक्टिव एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है। तो बाइल जो सॉल्ट है वो फैट के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं बाय इमल्सिफिकेशन, और वो फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे बाय द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। तो मिसेल कैसे बना? मोनोग्लिसराइड ने इंटरेक्ट किया बाइल सॉल्ट के साथ और इस प्रकार मिसेल फॉर्मेशन हुआ।
अब ये सिंपल डिफ्यूजन है, उसके द्वारा मिसेल बन जाने के बाद ये मोनोग्लिसराइड इन एपिथेलियल सेल में एंटर हो जाएंगे। तो अभी तक तो हमने कहा था सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, लेकिन जब हम मोनोग्लिसराइड की बात करेंगे तो ये सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा एंटर कर जाएंगे एपिथेलियल सेल्स में। तो ल्यूमन से मोनोग्लिसराइड एंटर हो गए एपिथेलियल सेल में। एपिथेलियल सेल में एंटर होने के बाद ये मोनोग्लिसराइड कन्वर्ट हो जाएंगे ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर। तो एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद मोनोग्लिसराइड कन्वर्ट हो जाएंगे ट्राइग्लिसराइड्स में, और फिर जो ईआर है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, वहां पर ये प्रोटीन के साथ जाकर बाइंड होंगे। तो नाउ ट्राइग्लिसराइड बाइंड विथ प्रोटीन एंड दे फॉर्म चाइलोमाइक्रॉन्स। किसका निर्माण करेंगे? चाइलोमाइक्रॉन्स का निर्माण करेंगे, और फिर ये चाइलोमाइक्रॉन्स ब्लड में नहीं जाकर लैक्टियल्स, लसिका वाहिनियां होती हैं ब्लड कैपिलरी के साथ साथ, उन लैक्टियल्स में ये चाइलोमाइक्रॉन्स एंटर कर जाते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया मोनोसैकेराइड का एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, एमिनो एसिड्स हैं, डाई और ट्राइपेप्टाइड्स हैं, उनका एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, और मोनोग्लिसराइड्स का एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ। अब हम बात करेंगे वाटर की। तो वाटर ऑस्मोसिस, परासरण की क्रिया द्वारा, यह भी एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, बिना एटीपी के काम हो रहा है, और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए इंटेस्टाइन में एक्वापोरीन चैनल्स प्रेजेंट हैं। ये जो एक्वापोरीन चैनल्स हैं, दे आर फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये चैनल केवल वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेशली प्रेजेंट होते हैं और वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो मैक्सिमम इलियम में कंप्लीट मोनोसैकेराइड, एमिनो एसिड्स, डाई एंड ट्राइपेप्टाइड, फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड्स, इन सब का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। कुछ अमाउंट में वाटर बच जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन कोलोन, इट इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो थोड़ा बहुत वाटर का एब्जॉर्प्शन जो रह गया है वो कोलोन में होता है, प्लस लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो विटामिन के एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस थोड़ी अलग है। स्पेशली जब हम बात करते हैं विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन, उसमें एक फैक्टर पार्टिसिपेट करता है जिसे कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर के नाम से जाना जाता है। वो स्टमक की जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, जिन्होंने HCl बनाया था, वे ही सेल्स ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर बनाती हैं, और ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो आज हमने एब्जॉर्प्शन, अवशोषण की पूरी प्रक्रिया के बारे में डिस्कस किया। कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आरनाल में जो पाचन हो रहा है, जो अवशोषण की क्रिया हो रही है, पेरिस्टाल्सिस क्रमाकुंचन द्वारा भोजन आगे बढ़ रहा है, इन सब पर हार्मोनल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल, तो कल हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन की फिजियोलॉजी पर न्यूरल कंट्रोल किस प्रकार होता है और हार्मोनल कंट्रोल किस प्रकार होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।